लोग इतना डिप्रेस्ड और डिमोरलाइज्ड फील कर रहे हैं। अब 1,25,000 नौकरियों की सामने खाली पड़ी हुई हैं, रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। कानून तो ये कहता है कि 6 महीने के अंदर जो वैकेंसी होगी उसको रेफ़र किया जाएगा और बोर्ड उसको सेलेक्ट करेगा और नौकरी फिलअप हो जाएगी पोस्ट। सबसे बड़ा इशू उठ रहा था हॉस्पिटल का, कि हॉस्पिटल में जो है वो माकूल डॉक्टर नहीं है, माकूल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मशीनरी नहीं है, और पेशेंट्स जो हैं बहुत लंबा रास्ता है जम्मू पहुंचने का। तो इस तरह से जिस फील्ड में भी आप देखो तो कई स्कूल्स के लिए बताया गया कि यहाँ स्टाफ कम है, तो वो स्टाफ की कमी पूरी नहीं हो रही। RET स्कीम बंद कर दी गई, नई स्कीम रिक्रूटमेंट हुई नहीं। सर, जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात की जाती है कि डेमोक्रेसी में हर एक को फ्रीली बोलने का हक है, हर एक इंसान कुछ भी बोल सकता है, लेकिन पुंछ का एक ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला है। एक जर्नलिस्ट भाई पुंछ हॉस्पिटल को एक्सपोज करते हैं कि हॉस्पिटल में बेसिक जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है, हॉस्पिटल को रेफरल बनाया गया है, कोई भी पेशेंट है उसे जम्मू या फिर राजौरी GMC में भेजा जाता है। आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक जायज़ है कि अगर एक पत्रकार अगर ओपन आता है सामने लोगों के हित के लिए, तो उसे शो काज नोटिस जो है वो सर्व किया जाता है हॉस्पिटल की तरफ से? आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लोगों को उसका साथ देना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर तुम वाकई ही वहाँ ऐसा हुआ है तो पब्लिक को बिल्कुल खुल के सामने आना चाहिए। बल्कि मैं अपने आप को ऑफ़र करता हूँ एज ए एडवोकेट कि मैं फ्री लीगल सर्विस उनको दूंगा अगर कोई किसी ने इस तरह से किया है। क्योंकि अगर कोई आप फैसिलिटी देने के लिए आपकी जिम्मेवारी है, आप फैसिलिटी नहीं देते हो तो उसको एक्सपोज करना तो सबका फ़र्ज़ है। जर्नलिस्ट हैं तो उनका तो ज़्यादा दायित्व बनता है, क्योंकि जो प्रेस एक्ट हमारा है उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस है। तो अदरवाइज़ भी आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो उसको कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के विधान को किस तरह से तोड़ सकते हैं? और तोड़ने वालों को जो है बाकायदा दे शुड फील अशेम्ड ऑफ इट। इंस्टेड ऑफ गिविंग नोटिस टू समबडी सेइंग दैट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड यू आर एक्सपोजिंग अस वंस, तो दिस इज़ बैड, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। उन्होंने यह कहा कि हम लोग कहीं भी जाएं हमारी सुनवाई नहीं है। हालांकि मैं खुद जानता हूं कि ग्रीवेंसेस सेल बने हैं, वहाँ आप मेल करके भी आप अपनी कंप्लेंट भेज सकते हो। ये भी जब लोगों से हमने पूछा तो वो कहते हैं वो सर वो तो वैसे पोस्ट ऑफिस का काम कर रहे हैं। 61,000 लोग ऐसे हैं, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान कहाँ है कि हम शराब बेचें, और शराब से क्या मुराद है? सीधी मुराद ये है कि दिस इज़ स्लो पॉइजनिंग। मेरा मानना ये है कि शराब में वो सारे तत्व हैं जो जहर में होते हैं, और कौन पिला रहा है? सरकार। और मेरा ये भी मानना है कि सरकार जनमानस की, अपनी जनता की माँ होती है, और क्या कोई माँ जो है वो अपने बच्चे को स्लो पॉइजनिंग करेगी? कांग्रेस के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के साबका चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद, जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता माने जाते थे, उनके रिज़ाइन देने के बाद उन्होंने अपनी एक डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी उसे तश्कील दिया, और काफ़ी सारे बड़े कदावर लीडर भी जो उसमें शामिल हुए, और उनमें से एक अशोक शर्मा जी वो भी उस पार्टी में जो है शामिल हुए। और उसके बाद जो है इन्हें एक बड़ी ज़िम्मेवारी राजौरी पुंछ पीर पंचाल खित्ते की सौंपी गई है। 7 जोनल कमेटी के ये हेड हैं इस वक्त, और पिछले 5-6 दिनों से ये राजौरी पुंछ के दौरे पर हैं और लोगों से मिल रहे हैं, और लोगों की तरफ से भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस जो है पिछले 5-6 दिनों में इन्हें मिला है। ये लगातार मीटिंग्स कर रहे थे राजौरी पुंछ में, और आज ही ये पुंछ से वापस राजौरी पहुंचे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इनसे बात करें और जाने कि लोगों का किस तरह का रिस्पांस इन्हें मिला और लोग आखिर चाहते क्या हैं। सर, आपका वेलकम है हमारे चैनल में। सर, पिछले 5-6 दिनों से आप लगातार लोगों के बीच में हैं, किस तरह का रिस्पांस आपको लोगों की तरफ से मिल रहा है? क्योंकि जिस तरह से लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो बिजली, पानी हो, सड़क हो, या फिर स्टूडेंट जो है वो सड़कों पर है, हर बार देखा जा रहा है कि लोग एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भरते हैं और उसके बाद रिज़ल्ट आने के बजाय वो स्क्रैप की जाती हैं। तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए,
ये बड़ा बदकिस्मती का ज़माना है कि लोग जो हैं वो आज की गवर्नेंस से बहुत तंग हैं। जैसे आपने कहा, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल और अन्य चीज़ें जो हैं, उनके ऊपर जो सरकार की तरफ से एक ज़िम्मेदाराना सपोर्ट होनी चाहिए, वो नहीं है। और ये वही वजह है कि आज भी बिल्कुल पुंछ से जब हम सुबह बूढ़े अमरनाथ जी जा रहे थे, हमारे जाने के बाद वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। तो उसका मकसद ये था कि प्रॉमिस किया गया था 2 महीने पहले ही वहाँ ब्लैक टॉपिंग होगी सड़क की, और नहीं हुई थी। और अजीब बात मैं आपको बताऊं कि वो जो प्रोटेस्ट के बाद वहाँ ब्लैक टॉपिंग शुरू हो गई, लेकिन रोड वहाँ कई घंटे ब्लॉक रहा। तो जो काम आप प्रोटेस्ट के बाद कर सकते हो वो उसके पहले भी कर सकते हो, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों का यकीन जो है वो बहुत ही कमज़ोर पड़ रहा है, बल्कि ख़त्म हो रहा है। और ज़रूरत है इसकी कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो कायमी इसमें किया जाए। बड़े बड़े वादे किए गए थे, वो सारे वादे फीके पड़े हैं। अभी आप पुंछ से जो नंगाली साहब के लिए सड़क जाती है, वहाँ का पुल जो है वो टूटा हुआ है और 12-13 साल हो गए वो पुल नहीं बना। अभी वो सीमेंट की गुत्थी में रेता डाल के वहाँ उसको टापा जा रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन है। मैं जब बूढ़े अमरनाथ जी जा रहा था तो रास्ते में देखा लेफ़्ट साइड पे नाली ही नहीं है बिल्कुल कहीं भी। जब नाली नहीं, ड्रेनेज नहीं होगी तो वो पानी सारा सड़क में आएगा, और कई जगहों पे जो लुक डाली हुई है वो उखड़ गई है। सर, ये जो 5-6 दिन का आपका दौरा था राजौरी पुंछ का, तो इन 5-6 दिनों में लोगों ने आपसे क्या डिस्कस किया? किस तरह की मुश्किलात जो उन्हें आ रही है, जो आपके साथ उन्होंने डिस्कस की हैं? उन्होंने यह कहा कि हम लोग कहीं भी जाएं हमारी सुनवाई नहीं है। हालांकि मैं खुद जानता हूं कि ग्रीवेंसेस सेल बने हैं, वहां आप मेल करके भी आप अपनी कंप्लेंट भेज सकते हो। ये भी जब लोगों से हमने पूछा तो वो कहते हैं वो सर वो तो वैसे पोस्ट ऑफिस का काम कर रहे हैं, कोई ग्राउंड पे तो कोई एक्शन नहीं है। आ जाता है जवाब, आ गया जी आपने वहाँ, अब मान लो सड़क टूटी है तो लिखा उन्होंने भाई सड़क टूटी है, तो आ जाता है नहीं सड़क तो ठीक ठाक है, और मौके पर तो टूटी है। अब बिजली का पोल टूटे है तो करीबन सेल में दिया कि भाई बिजली का पोल, तो रिपोर्ट आ जाती है कि बिल्कुल ठीक ठाक बिजली मिल रही है। तो ये अब ग्राउंड सिचुएशन भिन्न है, डिफरेंट है, और रिपोर्ट्स जो है वो डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब जो कॉल और फेल में तजाद है। तो इस तरह सी गवर्नेंस है जहाँ कोई एक विश्वास ही नहीं बन रहा उनका। और आज तो लोगों ने जगह जगह, यहाँ राजौरी में हम 3 दिन बैठे, वहाँ पुंछ में 2 दिन बैठे, देखा कि लोगों का तो वो ये सोचते हैं कि कुछ बदलाव आना चाहिए। दे वांट चेंज, सिस्टम में चेंज। और फर्स्ट मैं सोचता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ इलेक्शन असेंबली के हो जाने चाहिए। स्टेट का और रिस्टोर का अगर वायदा किया था तो स्टेट रूट रिस्टोर करनी चाहिए। तो इस तरह से एक बेयकीनी का माहौल पैदा हुआ है, जिसको रोकने के लिए मैं सोचता हूँ आज की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टेट में जो यूटी में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको देखना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। सर, आपने इलेक्शंस की बात की, तो हो सकता है कि जिस तरह से भाजपा भी कह रही है कि कुछ महीनों के बाद हो सकता है कि इलेक्शन भी हो जाए और यहाँ के लोग चेंज चाहते हैं। आपने भी कहा और हमसे भी जनता बात करती रहती है कि चेंज ज़रूर होना चाहिए। लोगों ने कांग्रेस को भी देखा, भाजपा को भी देख लिया, पीडीपी को भी देखा, एनसी कांग्रेस सबको देख लिया, और अब जो आज़ाद साहब की जो पार्टी है, आपको क्या लगता है कि अगर वो दौरे इक़्तिदार में आती है, अगर सीटें आपकी यहाँ से निकलती हैं, तो क्या लोगों की उन जो मांगों को आप पूरा कर पाएंगे? और सबसे पहले जो प्रायोरिटीज़ में काम कौन कौन से रहेंगे? देखो, सबसे बड़ा प्रायोरिटी तो यहाँ रहेगा कि कम से कम जिस आदमी की, एक इंसान को लो, एक इंस्टीट्यूशन को लो, एक जम्मू कश्मीर को ही लेते हैं, तो इसको स्टेट रिस्टोर करने का सबसे बड़ा काम है। फिर दूसरा सबसे बड़ा काम है कि जॉब और लैंड गारंटी होनी चाहिए। जिन गरीब लोगों को स्टेट लैंड थी उसमें घर भी बनाए हुए हैं, किसी ने दुकानें बनाई हुई हैं, छोटा मोटा कारोबार पढ़े लिखे बच्चे भी कर रहे हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो छोटा बिजनेस कर रहे हैं। तो वो तोड़ने की कोशिश हो रही है। और ये
सेकंड ये है कि रोशनी स्कीम को हमने रिस्टोर करना है और जॉब गारंटी जो है वो देनी है। और साथ में ये इम्पॉर्टेंट है कि जो 1,25,000 पोस्टें खाली पड़ी हैं, मेरा तो कहना है, मेरी तो पार्टी को भी रिकमेंडेशन है और मेरा पब्लिक से भी ये अनुरोध है कि ये 1.25 लाख नौकरियां जो है एकदम 3 महीने में हम लोग फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट करके करना चाहेंगे। तो इसी तरह दूसरी चीज़ें जो बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल का है, ये तो इसके लिए बजटिंग है, हमारा पैसा है लेकिन लीक हो रहा है। सड़क के लिए पैसा है, वहाँ लग नहीं रहा। पानी के लिए पैसा, पाइप है, नल का है, हर चीज़ है, सोर्स पानी का भी है, पाइप जुड़ी नहीं है इसलिए नहीं हो रहा। 200 गज यानी 1000 गज या 2 किलोमीटर पाइप लगी हैं, बीच में 4 पाइपें नहीं, इसलिए पानी नहीं है। सर, जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात की जाती है कि डेमोक्रेसी में हर एक को फ्रीली बोलने का हक है, हर एक इंसान कुछ भी बोल सकता है, लेकिन पुंछ का एक ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला है। एक जर्नलिस्ट भाई पुंछ हॉस्पिटल को एक्सपोज करते हैं कि हॉस्पिटल में बेसिक जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है, हॉस्पिटल को रेफरल बनाया गया है, कोई भी पेशेंट है उसे जम्मू या फिर राजौरी जीएमसी में भेजा जाता है। आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक जायज़ है कि अगर एक पत्रकार अगर ओपन आता है सामने लोगों के हित के लिए, तो उसे शो काज नोटिस जो है वो सर्व किया जाता है हॉस्पिटल की तरफ से? आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लोगों को उसका साथ देना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर तुम वाकई ही वहाँ ऐसा हुआ है तो पब्लिक को बिल्कुल खुल के सामने आना चाहिए। बल्कि मैं अपने आप को ऑफ़र करता हूँ एज ए एडवोकेट कि मैं फ्री लीगल सर्विस उनको दूंगा अगर कोई किसी ने इस तरह से किया है। क्योंकि अगर कोई आप फैसिलिटी देने के लिए आपकी जिम्मेवारी है, आप फैसिलिटी नहीं देते हो तो उसको एक्सपोज करना तो सबका फ़र्ज़ है। जर्नलिस्ट हैं तो उनका तो ज़्यादा दायित्व बनता है, क्योंकि जो प्रेस एक्ट हमारा है उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस है। तो अदरवाइज़ भी आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो उसको कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के विधान को किस तरह से तोड़ सकते हैं? और तोड़ने वालों को जो है बाकायदा दे शुड फील अशेम्ड ऑफ इट, इंस्टेड ऑफ गिविंग नोटिस टू समबडी सेइंग दैट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड यू आर एक्सपोजिंग अस वंस। तो दिस इज़ बैड, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो नेक्स्ट आपका क्या प्रोग्राम है? आप इसके बाद कहाँ पे प्रोग्राम करने वाले हैं? लोगों को पार्टी के बारे में, जो पार्टी के मंशूर हैं वो लोगों को किस तरह से बताने वाले हैं? क्या आपकी जो पार्टी है अब आगे ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई और कमेटियाँ तश्कील करने जा रही हैं? अभी जो हमारी जिम्मेवारी है वो है पूरी रियासत में 6 जोन बनाए गए हैं, जिसमें एक पीर पंजाल जोन भी है। तो इसी तरह हर जोन में कमेटी बनी है। आज तक 18 अक्टूबर तक सभी जोन की जिम्मेवारी थी कि अपने हर ब्लॉक के लोगों को डेलीगेशन के तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे मिलें। आज वो प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम रिकमेंड करेंगे कि ये जोन कमेटी प्रपोज़ करेंगे और डिस्ट्रिक्ट कमेटी से प्रपोज़ करेंगे। आज ये ख़त्म होने के बाद प्रक्रिया कल ऐसा हो जाएगा। उसके बाद यूं ही जोनल कमेटीज़ और डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ बनती हैं, फिर ब्लॉक और पंचायत कमेटीज़ जो हैं वो बनाई जाएंगी। तो मेरे ख्याल में जिस तरह एक टाइम फ्रेम 18 अक्टूबर तक जोन और डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ का बना था, इसी तरह से एक टाइम फ्रेम जो है एक्सपेक्टेड है कि वो ब्लॉक्स और पंचायत के लिए होगा। और ये जो कमेटीज़ हमारी बन जाएंगी, जो लोग अभी भारी तादाद में शामिल हो रहे हैं, ये सारे लोग मिल के जो है एक जन समूह तैयार करेंगे और फिर ये टोटल अवेयरनेस कैंपेन चलेंगी। मैं तो हैरान होता हूँ, अभी तो लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं आज़ाद साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इतनी ज़ोर से, इतनी शिद्दत से लोग बोल रहे हैं, हम इमेजिन नहीं कर सकता आदमी। हम लोग जब चले थे तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमने कहा था किसी तरह से कोशिश करें कुछ लोगों से बात कर ले, बट इतने ज़्यादा लोगों से बात हो जाना, और हम तो गए नहीं, हेडक्वार्टर पे बैठे और लोग वहाँ आ रहे हैं। अब मंदाज़े लइए राजौरी में अगर तरियाट से कोई आदमी आता है, या बुदल से कोई आदमी यहाँ पहुँचता है, या फिर
ये बीजी के नीचे से कोई आदमी जहाँ आता है, जब पुंछ में कोई जड़म वाली गली से आता है, कोई कहीं दूर से मेंढर के किसी कोने से आता है, या सुरंगकोट बफलिया से जाता है, तो या मंडी से जाता है, तो वो तो ये सोच के जा रहा है कि वहाँ मुझे कुछ हासिल होने वाला है। सर आज़ाद साहब जब कांग्रेस में थे तो वो बड़े पदों पर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी जम्मू कश्मीर के रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें वो कांग्रेस में रहकर भी कर सकते थे, लेकिन ऐसी क्या चीज़ आन पड़ी, उन्होंने क्या सोचा कि कांग्रेस को उनको छोड़ना पड़ा, और एक बेसिक मेंबरशिप से भी उन्होंने रिज़ाइन दिया। और आप तमाम लोग भी और काफ़ी बड़े कद के लीडर आपकी तरह उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़कर उनकी पार्टी को ज्वाइन किया, क्या सोच रही है आपकी? देखिए, कांग्रेस एक पार्टी का ही नाम नहीं था, एक मूवमेंट का नाम था। जिस मूवमेंट ने इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल किया और अल्टीमेटली देश को आज़ाद करवाया, और उसके बाद भी यहाँ हमारे देश में सुई तक नहीं बनती थी, और रॉकेट लॉन्चर तक हमने करे, बल्कि उससे भी आगे बढ़ गए हम लोग। तो ये कांग्रेस ने किया है, ये बहुत बड़ी एक मूवमेंट, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इदारा है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी पद पे ऐसा सिस्टम बन जाता है, एक सफोकेशन सी महसूस होती है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, और जिस दफ्तर के, जिस घर के दरवाजे बंद होने लगें, तो उस घर में काम, जनमानस का काम नहीं हो पाता। तो उसकी वजह से आज़ाद साहब को देखना पड़ा। अब आप देख लें, यहाँ जब स्टेट को यूटी बनाया, यहाँ का जॉब राइट्स और लैंड राइट्स ख़त्म हो गए, सेंटर के कानून सारे आ गए, दफ़ा 370 भी टूट गया, 35A भी टूट गया। तो आज़ाद साहब ने क्या कहा था? उन्होंने बड़ी लंबी बात करके कहा था कि ये एक स्टेट ऐसी थी इस देश की कि आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, जम्मू कश्मीर की बात करो तो वो कहते थे हेवन ऑन अर्थ। एक इसका स्टेटस था, एक रैंक था। अब आपको ने लेफ्टिनेंट गवर्नर भेज के उसका एक शासन कर रहे हो, और बड़े दुख से उन्होंने कहा, बड़े गुस्से में कहा कि तुमने तो जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो अब उसमें सपोर्ट आनी चाहिए। कितने लोगों ने सपोर्ट करी? जब आपका घर तबाह हो रहा है, कोई तबाह कर रहा है, और जिस लोगों के साथ बैठे हो वो सपोर्ट में ही नहीं। मतलब कि घर वालों ने ही सपोर्ट नहीं की, कांग्रेस हाई अथॉरिटीज़ को आप इसका जिम्मेवार मान सकते हैं? देखिए, मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, आई एम टू ए स्मॉल पर्सन टू से एनीथिंग, बट हकीकत ये है कि जिन लोगों की जिम्मेवारी थी यहाँ जम्मू कश्मीर में, वो अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह नहीं निभा पाए, और जिससे कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस जनों को बिल्कुल ये लगा कि हमारी अब जहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। राइट मैन एट राइट प्लेस जब तक नहीं होगा तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। और दूसरी जो बात आपने कही है कि गुलाम नबी आज़ाद, मैं नहीं ये कहता एक इंडिविजुअल है, मैं कहता हूँ एक इंस्टीट्यूशन है। सर, जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे लगातार टारगेट किलिंग्स का सिलसिला भी जारी है, और 2-3 दिन पहले भी एक टारगेट किलिंग हुई, और आज 1-2 दिन में और 2 किलिंग्स हो गई हैं। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये टारगेट किलिंग कैसे ख़त्म होंगी, आपकी क्या राय है? देखिए, जब तो यहाँ कांग्रेस की सरकार में चीफ मिनिस्टर आज़ाद साहब थे, उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस की बात करी थी, और ऐसा हुआ भी। हालांकि ये नहीं कहते हम लोग कि भाई किलिंग नहीं हुई है, लेकिन कम से कम ये टारगेट करके नहीं किलिंग हो रही थी। तो अब ये जो टारगेट किलिंग है, ये बहुत बड़ी साजिश है हमारे देश के ख़िलाफ़, और साजिश करने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भीतर से भी होंगे, बाहर से भी होंगे। तो उस साजिश को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्सपोज करना चाहिए, बाकायदा उसको रोकना चाहिए, जो लूप होल्स हैं उनको प्लग करना चाहिए, तभी जाके ये रुक सकती है। अब वही जो पहले मैंने कहा कि ये तो एक इट्स ए नेशनल प्रॉब्लम। इस नेशनल प्रॉब्लम को रोकने के लिए हम लोग तो उठ के खड़े हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी एक साथ होकर खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, तभी जाके ये बात होती है। और फिर हम लोगों को अपने नेबर्स के साथ भी, अब आपको याद होगा, एक फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, तो एक
एक माहौल एक बन रहा था, तो वो माहौल जो है अब एक वो एटमॉस्फेयर जो है अब इस वक्त नहीं है। बाकी जो है इंटॉलरेबल है, इनका जवाब पत्थर से देना चाहिए। ये थोड़ी है कि टारगेट किलिंग करने वाले को ऐसे आप छोड़ दोगे, उसके खिलाफ कुछ नहीं करोगे। हम सिर्फ वहाँ अपना झंडा रख के डेड बॉडी के ऊपर तो उसका क्रीमेशन तो नहीं हमने करना, बल्कि हमने देखना है कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं, और वी शुड बी वेरी हार्श टू देम। ज़ीरो टॉलरेंस तो यही बात थी जिसका मैं क्या कह रहा हूँ कि ज़ीरो टॉलरेंस रखनी पड़ेगी हमें। एक आखिरी सवाल सर आपसे हमारा ये रहेगा कि जम्मू कश्मीर जो गवर्नमेंट है उसने एक बड़ा फ़ैसला लिया है कि आम दुकानों पर बियर और या फिर इस तरह की और भी चीज़ें जो है वहाँ पे वो बेची जाएंगी। आप क्या मानते हैं, क्या ये सरकार का जो फ़ैसला है इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? असल में क्या होता है कि आज सही सिचुएशन हमारी जम्मू कश्मीर की ये है कि हम 2 वक्त की रोटी लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ उनकी पूरी नहीं हो रही हैं। मान लीजिए एक बच्चा जो जवान था आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले, वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में PHE में लग गया। 25 साल में उसकी शादी हो गई, उसका बच्चे हो गए। आज बच्चा भी शादी के काबिल हो गए, बच्ची की शादी होने वाली है, लेकिन आज भी वो डेली वेज रहा है। 61,000 लोग ऐसे हैं। उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान कहाँ है कि हम शराब बेचें, और शराब से क्या मुराद है? सीधी मुराद ये है कि दिस इज़ स्लो पॉइजनिंग। मेरा मानना ये है कि शराब में वो सारे तत्व हैं जो जहर में होते हैं, और कौन पिला रहा है? सरकार। और मेरा ये भी मानना है कि सरकार जनमानस की, अपनी जनता की माँ होती है, और क्या कोई माँ जो है वो अपने बच्चे को स्लो पॉइजनिंग करेगी? मुझे तो विश्वास नहीं होता। अब सिर्फ हम शायद देखा देखी में हम सोचते हैं कि जहाँ हमें 2 वक्त की रोटी नहीं है, हम अंग्रेज़ बन जाएं, इंग्लैंड की तरह हम बिहेव करें। कैसे कर सकते हैं? क्या इस डिसीज़न को वापस लेना चाहिए गवर्नमेंट को? इमीडिएटली। ये भारत है, ये संस्कारों का देश है। ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं जिन्होंने प्रोहिबिशन का ख्वाब देखा था। मैं खुद अंदाज़न 5,000 के करीब लोगों को सिगरेट और शराब छुड़ाया हूँ। असेंबली के अंदर हमने रेजोल्यूशन को डट के उसका सपोर्ट करा है, और रिजॉल्व अल्टीमेटली हुआ कि यहाँ प्रोहिबिशन होगा जम्मू कश्मीर में। हर मीटिंग में जहाँ हम बैठे हैं, हर रोज़ हम इन 5 दिनों में लोगों ने, नौजवान बच्चों और बच्चियों ने आके कहा है कि ड्रग के ख़िलाफ़ हम यूथ ये चाहते हैं कि ड्रग के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा कैंपेन होना चाहिए। पंजाब के बाद दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर को देखा जा रहा है। जी हाँ, और वो डिमांड कर रहे हैं, और वहाँ हम उन्हीं बच्चों को शराब दे रहे हो। ड्रग्स में और शराब में कितना फ़र्क है, अंतर है। अब हमारे कोई गांव नहीं बच रहा जहाँ से आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जो है उसमें बिल्कुल नशेड़ी हो गए हैं, और नशेड़ी होके आहिस्ता आहिस्ता मर रहे। तो हम मौत की घाट उतारना है भाई, तो गोली मार दो। दिस इज़ मोर डेंजरस देन किलिंग ए यूथ। इसको फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए सरकार को। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये जो शराब का पिलाना है, दिस इज़ इकोनॉमिकली नॉन वायबल। ये जो सोचते हैं कि हमारा पैसा आएगा, टैक्स में बढ़ेगा, इसमें हम पैसा सरकार कमाएगी, गलत है। कि मैंने एक क्वेश्चन असेंबली में दिया था, काउंसिल में दिया था जब मैं MLC था, कि आप बताइए कितने लोग मारे गए एक्सीडेंट्स में। उनकी तादाद मिलिटेंसी में मारे जाने वालों से ज़्यादा थी। कितने लोग इंजर हुए, अंगहीन हुए, उनकी तादाद मिलिटेंसी में मारे जाने वालों से ज़्यादा थी। और मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें लीकर इनटेक होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो कोर्ट का मसला है, दूसरा जो घर तबाह हो जाते हैं शराब के साथ, उन घरों का इकानमी सारी बजट ख़त्म हो जाता है। और तीसरा आप देखो कि इसका इफ़ेक्ट समाज के ऊपर कितना पड़ता है, नेगेटिविटी कितनी आ जाती है। तो जो टैक्स
हम शराब के ऊपर लेते हैं उससे 50 गुना से ज़्यादा भी पैसा हम वहाँ खर्चते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ इक़्तिसादी तौर पर या इकनॉमिकली ये जो प्रोहिबिशन है वो वाइबल है। जो शराब का बेचना जो है वो इकनॉमिकली लॉस करता है हमें, उस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए, कमीशन बनाना चाहिए जो कमीशन इसकी देखे कि वेदर इट इज़ इकनॉमिकली वायबल, और जिन एरियाज़ को मैंने डिस्कस किया उन एरियाज़ के ऊपर भी वो जो उसका रेफरेंस आप कमेटी का इंक्वायरी जो हो जाए डिस्कशन होगा उसमें वो डिस्कस करें और फिर देखें कि इकनॉमिकली वायबल है नहीं, फिर जाके करें। यूँ किसी एक बंदे के दिमाग में आया कि ये करना चाहिए, शराब हर दुकान पे बिकनी चाहिए, तो ऑर्डर कर दिया। ये इस तरह से सरकारें नहीं चलती, इस तरह से सरकारें नहीं चलानी चाहिए। जो एक गवर्नमेंट का फैसला होता है वो हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को फ़ायदा या नुकसान करता है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे अशोक शर्मा जी, जिन्हें रिसेंटली जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी द्वारा राजौरी पुंछ का भार दिया गया है, पूरे पीर पंचाल का भार दिया गया है, और पिछले 5-6 दिनों से ये राजौरी पुंछ के दौरे पर थे और तमाम लोगों के साथ, जो पीर पंचाल रीजन के यहाँ के जो लोग हैं इनके साथ मुलाकात की इन्होंने। लेकिन फ़िलहाल लोग जो बड़े परेशान हैं, जिसको लेकर अशोक शर्मा सर ने आज राजौरी पुंछ का जो दौरा किया और लोगों ने जो इनसे बातें कही वो आज इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से आप तमाम लोगों को बताई, और हमें उम्मीद है कि आगे भी हम इनके इसी तरह से इंटरव्यू करेंगे और जो भी लोगों की आवाज़ होगी आप तमाम लोगों तक हम वो पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।